आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोम को, जिसके हम एनालिसिस वगैरह और समरी वगैरह देखेंगे। पोम का नाम है एस.टी. एजनिस ईव। ईव का मतलब है इवनिंग से ले गया और एस.टी. एजनिस एक त्यौहार है। इसके टाइटल को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम राइटर की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइटर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोइट का। ये 1809 में पैदा हुए, 1892 में इनकी डेथ हुई। टेनिसन विक्टोरियन एरा के मोस्ट फेमस राइटर माने जाते हैं। इवन के मॉडर्न एज में किसी भी राइटर या पोइट की इतनी इम्पोर्टेंस और इतना वो मकबूल नहीं हुआ था राइटर जितना कि टेनिसन थे। और उनके जो क्रिटिक्स वगैरह थे, उनकी पोइट्री की लिरिक्स को इंग्लिश हिस्ट्री के लिए गिफ्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते थे। अल्फ्रेड टेनिसन 1809 में इंग्लैंड में पैदा हुए। ये अपनी बड़ी फैमिली यानी 12 बच्चों में 4th नंबर पे थे। उसने अपनी लाइफ में बहुत सी ट्रेजेडीज़ और मिसरीज़ को फेस किया था। इस वजह से उसकी पोइट्री में ये सारे फैक्टर देखने को मिलते थे। टेनिसन ने 18 साल की एज में अपना फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश करवाया, जिसका नाम था पोम्स बाय टू ब्रदर 1827। अल्फ्रेड टेनिसन की पोइट्री में हमें फॉलोइंग थीम्स नज़र आते हैं, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये थीम्स उनकी पोइट्री का मेन पार्ट कंटेन्स करते हैं। सबसे पहला जो है वो थीम मैडनेस, मर्डर्स, मिजर लाइन्स, सोशल क्लिम्बिंग, मैरिज अरेंज्ड फॉर प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ लव। ठीक है, यानी जो मैरिज है वो जस्ट प्रॉफिट के लिए लव की बनिस्बत। उसके बाद एक्सचेंज बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी तलखियाँ जो होती हैं, इंस्ट्रेजमेंट्स जो होती हैं फ्रेंड्स और दोस्तों के दरमियान और फैमिली के दरमियान। 6 अक्टूबर 1892 में उनकी डेथ हो गई। अगर उनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो 1842 में टेनिसन ने पोम्स के नाम से 2 वॉल्यूम पब्लिश कराए। एक जो है वो 1830 में और दूसरा 1832 में। और उनके वॉल्यूम में पोम का रिवाइज्ड वर्जन शामिल है, जबकि दूसरे वॉल्यूम में कुछ न्यू पोम शामिल की गई थी। न्यू पोम्स में फॉलोइंग ज़्यादातर अहम हैं। उनके जो पोम्स हैं वो जो फेमस पोम हैं उनमें मोर्टे डी ऑर्थर, द टू वॉइसेस, उसके बाद लॉक्सली हॉल, द विजन ऑफ सिन वगैरह। 1847 में टेनिसन की पहली लॉन्ग पोम द प्राइसेस को पब्लिश करवाया गया, जो कि एंटी फेमिनिस्ट थी। उसके बाद 1850 में द इन मेमोरियम, ये एक वास्ट पोम है जिसमें मुख्तलिफ लेंथ की 131 सेक्शन 131 सेक्शन मौजूद हैं। उसके बाद ऑड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ विलिंगटन 1852, मॉड एंड अदर पोम्स 1855, आइडल्स ऑफ द किंग 1859। ये क्या है? कॉम्बो ऑफ 12 पोम। ये 12 पोम्स का एक कॉम्बो है, आइडल्स ऑफ द किंग। इसे 1859 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद 1874 में टेनिसन ने पोइटिक ड्रामा लिखने का डिसाइड किया, जो कि 1875 में क्वीन मैरी के नाम से अपेयर हुआ। क्रॉसिंग द बार 1889, अ फेमस शॉर्ट पोइम। उसके बाद द डेथ ऑफ ऑनल, अकबर्स ड्रीम एंड अदर्स पोम 1892 में पब्लिश हुई। तो ये टेनिसन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उनकी मेजर वर्क्स थे जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर लिखे और उनको पब्लिश करवाया। अब हम बढ़ते हैं अपनी पोम की तरफ। अपने पोम की जो इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको पोम के बारे में ब्रीफ बताऊंगा कि वो पोम जो है वो किस चीज़ के बारे में है और किस चीज़ पर बेस करती है। इस पोम में टेनिसन ने यूके का एक इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट को प्रेजेंट किया है। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, एक फेस्टिवल के बारे में बताया गया। ये एक त्यौहार है, हर साल 20 जनवरी को इवनिंग को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे जो टाइटल में ईव है वो इवनिंग है, और जो एस.टी. एजेंस है वो त्यौहार है, जो कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को मनाया जाता है। इस मौका पर गर्ल्स और अनमैरिड वुमेन सोने से पहले ख्वाब में अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखने के लिए कुछ रिचुअल्स और रस्मात अदा करती हैं। इन रस्मात में सारा दिन फास्ट रखना यानी रोज़ा रखना,
उल्टे कदमों अपने बेड पर जाना और एक पिन कशन से पिन को ट्रांसफ़र करना शामिल हैं। स्कॉटलैंड में लड़कियां इकट्ठी होकर एक फील्ड में जाती हैं और मिट्टी पर गेंद्स गिराती हैं, यानी कि वो जो ग्रेन वगैरह होते हैं, जो बीज होते हैं, वो गिराती हैं। वो उनके त्यौहार का रस्म का हिस्सा होती हैं और साथ साथ अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए दुआ करती हैं कि उनका जो फ्यूचर हस्बैंड हो वो अच्छे किरदार का, यानी कि जो विशर हस्बैंड होता है, जो एक डिज़ायरेबल, एक ड्रीमी हस्बैंड होता है, उसकी ख्वाहिश करती हैं कि उनको एक अच्छा हस्बैंड मिले। अब सवाल ये है कि ऐसी एजेंस कौन थी। एजेंस एक रोमन क्रिश्चियन गर्ल थी जो कि अर्ली फोर्थ सेंचुरी से बिलोंग करती थी। एक रोमन लड़का उससे शादी करना चाहता था मगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया और ख़ुद को रिलीजन के नाम पर डिवोट करने का फैसला किया, यानी जिस तरह नन लोग करते हैं, वो शादी वगैरह नहीं करते और खुदा की तरफ डिवोशन उनको मिल जाती है और अपनी सारी ज़िंदगी वो खुदा के साथ, मतलब खुदा की इबादत में, क्रिश्चियनिटी के में मज़हब के अंदर वो लोग होते हैं और अपने आप को डिवोट कर देते हैं और शादी वगैरह नहीं करते। तो एजेंट्स जो लड़की थी वो उसने भी अपने आप को क्या किया, डिवोट कर लिया उन रिलीजन की तरफ और उसने शादी से रिफ्यूज़ कर दिया। अब एजेंट्स का रिफ्यूज़ल सुनकर वो लड़का ज़िद में आ गया और अथॉरिटीज़ से मिलकर एजेंट्स को क्रिश्चियन के तौर पर क्या कर दिया, डिनाउंस कर दिया, यानी उसको क्रिश्चियनिटी से निकलवा दिया, क्योंकि वो एजेंट्स से बदला लेना चाहता। और फिर एजेंट्स को ये पनिशमेंट दी गई कि उसे ब्रोथल, पब्लिक ब्रोथल, अब ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट यानी जिस्म फरोशी का काम होता है, वहाँ वाली जगह पे फेंकवा दिया गया। लेकिन जो एजेंट्स थी उसने उस टेरिबल टाइम से बच गई और कहा जाता है कि जो तमाम लोग एजेंट के साथ रेप करना चाहते थे, उसको उसके पनिशमेंट देना चाहते थे, वो जब उसके पास आए तो वो ब्लाइंड हो गए, यानी अंधे हो गए, या फिर पैरालाइज्ड हो गए, यानी कि अपाहज हो गए। इस तरह उसकी जो वर्जिनिटी थी वो बरकरार रही। उसके बाद उसे विच, यानी क्योंकि जब वो ये हुआ कि उसके पास आने वाले अंधे हो गए थे या पैरालाइज हो गए थे तो उसको लोग समझने लगे कि ये जादूगरनी है, तो उसको क्या हुक्म दिया गया कि ये विच है, इसको जला दे जाए। मगर जो लकड़ियाँ उसे जलाने के लिए इस्तेमाल हुई उनको आग ही नहीं लगी। उसके बाद एक गार्ड ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे बिहेडेड कर दिया, यानी उसका सर उतार दिया, और सिर्फ वो 12 या 13 साल की थी जब उसे कत्ल कर दिया गया था। और वो डेट क्या, कौन सी डेट थी, 21 जनवरी 304 ईस्वी, यानी 4th सेंचुरी के अंदर उसको कत्ल कर दिया था। उसकी वफ़ात की 8 दिन बाद जब उसके पेरेंट उसके टॉम पर आए तो उन्हें वहाँ पर फरिश्तों का एक ग्रुप मिला जिसमें एजेंट्स भी थी और उसके साथ एक वाइट लैम्प था जो कि प्योरिटी के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और समझा जाता है। बेसिकली ये इवेंट 21 से 28 जनवरी के दरमियान था। इस पोम में 3 स्टांजा हैं और इसमें एम्बिक मीटर को इस्तेमाल किया गया है। ये पोम सबसे पहले 1837 में पब्लिश हुई, इसके बाद इसका टाइटल चेंज करके इसको 1857 में दोबारा पब्लिश किया गया। तो ये था इसका इंट्रो ऑफ द पोम। अब हम कि ये पोम इसमें है क्या, इसमें किन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया, ये सब चीज़ें। अब हमें इसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं। इस पोम में टेनिसन की एक वर्जिन लड़की एजेंट्स को प्रेजेंट किया गया है जो कि वर्जिनिटी और प्योरिटी की एक परफेक्ट एग्जाम्पल समझी जाती है। इस पोम के फर्स्ट वाले स्टैंजा में पोर्ट ने एक स्नोई जो है इवनिंग को रिफ्लेक्ट किया है और कहता है कि लड़की इस स्नो फॉलिंग को देख रही है और अपनी थॉट्स को बयान कर रही है, क्योंकि अपनी थॉट्स को बयान कर रही है कि कॉन्वेंट रूफ मुकम्मल तौर पर स्नो से ढका हुआ है और मून इस स्नो में चमक रहा है। लड़की कहती है कि मेरी सांसें इस तरह हेवन में जा रही हैं जैसे वेपर्स आसमान की तरफ जाते हैं और कन्वीनियंट के टावर्स भी स्नो से ढके हुए हैं। इस हालत में वो लड़की प्रे करती है और अपने लॉर्ड से कहती है कि साल के पहले स्नो ड्रॉप की पाकीज़गी से मेरी प्योरिटी को कंपेयर किया जाए। जैसे साल का जो पहला ड्रॉप होता है स्नो का वो बिल्कुल प्योर होता है, शफाफ होता है, तो वो कहती है कि मेरी जो प्योरिटी है, जो मेरी वर्जिनिटी है, उसको भी वैसे ही कंपेयर किया जाए और लोगों को मेरी सोल की प्योरिटी और वर्जिनिटी के बारे में बताया जाए। वो अपने खुदा यानी क्राइस्ट से दुआ करती है, ये सब चीज़ें। और इस पोम के सेकंड स्टैंजा में पोएट ये बताना चाहता है कि लड़की अपने लॉर्ड से मुसलसल प्रे कर रही है
और ख़ुद को एक वाइट लैम्प से रिजेंबल करते हुए अपनी पाकीज़गी का इजहार करती है और कहती है कि मुझे एक पाकीज़ा लिबास यानी वाइट एंड क्लीन रेनमेंट पहनाकर एक ब्राइड बना दे जो कि किसी स्टार की तरह चमक रही हो, ताकि लोगों को मेरी प्योरिटी और वर्जिनिटी का यकीन आ जाए। इन द थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा, इस स्टैंजा में यंग गर्ल आसमान में मौजूद गॉड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जब उसकी सोल आसमान में जाएगी तो वहाँ उसके लिए गोल्डन डोर्स को खोला जाए, यानी गोल्ड के डोर को खोला जाए, क्योंकि वो उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो डिवोट कर दी हुई ना गॉड की तरफ, रिलीजन की तरफ। तो वो उसके रिवार्ड के लिए वो कह रही है कि जब उसकी सोल जो है वो आसमान की तरफ चली जाएगी तो उसके लिए गोल्डन डोर को खोला जाए और एक ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हा जो कि उसका हस्बैंड होगा उसका इंतज़ार कर रहा होगा, जो कि उसकी प्योरिटी का विटनेस होगा। उस ब्राइड ग्रूम से मुराद उसका हस्बैंड यानी खुद क्राइस्ट है, जिन्हें वे अपना सब कुछ मानती है। बेसिकली ये पोम्स एक 13 साल यंग गर्ल की स्टोरी है जो कि स्नो की इवनिंग में खुदा से अपने हस्बैंड के लिए प्रे करती है और साथ ही वो ये चाहती है कि सफ़ेद स्नो की तरह उसकी वर्जिनिटी को भी कायम रखा जाए, उसके करैक्टर को बिल्कुल क्लीन और वाइट समझा जाए, क्योंकि वो ख़ुद को इस दुनिया में मौजूद अजीबो-गरीब रंगों और लोगों से ख़ुद को बचाना चाहती है जो कि उसकी सोल को इम्प्योर कर सकते हैं। इसलिए वो इस दुनिया में मौजूद मर्दों को अपने हस्बैंड के तौर पर कंसीडर करने की बजाय क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना हस्बैंड शो करवाती है और उन्हीं के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ करने की प्रे करती है। तो ये थी इसकी समरी। इसमें 3 स्टांजा हैं इस पोम के अंदर, जिसकी हमने स्टांजा वाइज समरी देखी। अब हम इसका एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। इस पोम के अंदर एस्टी एजनेस नाम की यंग गर्ल की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। ये एस्टी एजनेस बेसिकली एक त्यौहार है, लेकिन इसके अंदर एक नाम को भी जो है बताया गया कि वो जो लड़की थी उसको भी टाइटल में के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। ये रोम की रहने वाली थी जिसे सिर्फ इस बेस पर कत्ल कर दिया था क्योंकि इसने अपनी वर्जिनिटी को सरेंडर करने से रिफ्यूज़ किया था और वो क्लेम करती है कि क्राइस्ट यानी उसका हस्बैंड है, चाहे वो उसके लिए जला दे जाए या फिर उसको सर काट दे जाए, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगी। इस तरह वो वर्जिन्स कपल्स के लिए सेंट बन गई और उसकी वाइट लैम्प को प्योरिटी के सिंबल के तौर पर देखा जा सकता है। 29 जनवरी को यूरोपियन शाम को एक फेस्टिवल के तौर पर जो यूरोपियन हैं वो शाम को मनाते हैं, जिसमें वो सोने से पहले कुछ रिचुअल डेवंट्री को अदा करते हैं ताकि ख्वाब में अपने हस्बैंड को देख सकें। इस पोम में एजनेस की प्योरिटी और उसकी शहादत को सेलिब्रेट किया गया है, जो कि प्यार करने वालों के दिलों का हाल बताती है, जो कि प्योर और सच्चा होता है, जैसे कि वर्जिन मैरी यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल है जो कि सारी उम्र वर्जिन रहती हैं। ये एक डीपली रिलीजियस पोम है जो कि एक्सप्रेशन ऑफ लव, ह्यूमैनिटी और इन सब कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करती है। टेनिसन ने इस पोम में एक नन के पैशन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है जो कि वो अपने लॉर्ड के लिए फील करती है। इस पोम में टेनिसन ने लिटरेरी इमेजेस को ब्यूटीफुली बयान किया है। इसमें पोइट अपने प्रेयर्स के ज़रिए ये एक्नॉलेज करता है कि वो खुदा के साथ के बगैर हेवन के लिए अनफिट है, इसलिए वो चाहता है कि गॉड उसकी मदद करे और उसके सिंस को क्लियर कर दे ताकि वो दुनिया वालों के लिए अपनी प्योरिटी को प्रूव कर सके, अपनी प्योरिटी का प्रूव दे सके। इस पोम में गॉड की डिज़ायर यानी खुदा को हासिल करने की विश और पैशन शुरू से आखिर तक जो है वो कंसिस्टेंट है। जैसे कि पोम की लैंग्वेज में कोई फ्लो ब्यूटीफुल होता है। इस पोम में किसी किस्म के जो कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस नहीं हैं, तमाम होने वाले मूवमेंट बिल्कुल नेचुरल हैं और जिसमें कोई कॉन्ट्रेरी डिज़ायर नहीं है, क्योंकि ये प्रेयर एक सेंट यानी पकीज़ा की दुआ है और किसी किस्म की इम्प्योरिटी इसमें शामिल नहीं है। अब ये था उसका एनालिसिस। अगर हम थीम्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला थीम जो है वो वर्जिनिटी है। वर्जिनिटी इस पोम का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक थीम है, जिसको टेनिसन ने अपने इस पोम में बहुत अच्छे से और क्लियरली डिफ़ाइन किया है। जैसे कि इस पोम के टाइटल से ज़ाहिर होता है कि ये किसी सेंट या नन या फिर किसी वर्जिन गर्ल की स्टोरी है जिसने अपनी वर्जिनिटी को
प्रिजर्व्ड करने के लिए मर्डर हो जाने को प्रेफर किया और इस यंग गर्ल के इस शहादत को हमेशा याद रखा जाता है। वर्जिनिटी हर लड़की और हर औरत में पाकीज़गी और प्योरिटी की अलामत होती है, जिसको इस पोम में पोइट ने वाइट स्नो से रिफ्लेक्ट करते हुए इस पाक और स्टेन फ्री बताया है और इसे एक्सप्रेस करने के लिए इफ़ेक्टिव इमेजरी और सिंबलिज्म को यूज़ किया गया है। यह लड़की वर्जन इस पोम में गॉड से प्रे और रिक्वेस्ट करती है कि उसकी वर्जिनिटी को वाइटनेस बन जाए और लोगों उसकी प्योरिटी के बारे में खुद को ब्रीफ खुदा जो है वो उन लोगों को बताए कि वो बिल्कुल प्योर है। उसके बाद प्योरिटी, इसका नेक्स्ट थीम है प्योरिटी। इस पोम का एक और इम्पोर्टेंट थीम है जिसको टेनिसन ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। इस प्योरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए पोइट ने डिफरेंट सिंबल्स या इमेज को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल इस मकसद के लिए वाइट स्नो और वाइट लैम्प को यूज़ किया गया है, क्योंकि वाइट हमेशा प्योरिटी, पीस और एंजल्स वगैरह जो हैं वो भी वाइट कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वाइट जो है वो एंजल्स, पीस, प्योरिटी और अमन की निशानी होती है। इस सिंबल्स के ज़रिए पोइट हमें मिजरेबल गर्ल की प्योरिटी और इनोसेंस के बारे में बताना चाहता है। नेक्स्ट थीम जो है वो मर्डर का है। अगर हम इस पोएम के बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि ये एक यंग गर्ल एजेंट्स की मर्डर की इंसिडेंट को याद में लिखी गई है, जिसमें एसटी एजेंट्स की प्योरिटी और जो शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है। उसने सिर्फ इसलिए भी शहादत को चूज़ किया क्योंकि वो अपनी वर्जिनिटी और प्योरिटी को सिक्योर करना चाहती थी। उसके अलावा वो अल्फ्रेड टेनिसन की पोइट्री में नज़र आने वाला अहम थीम जो है वो मर्डर ही होता है। मर्डर, मैडनेस, जैसे मैंने इस पोम के स्टार्ट में बताया था कि उसके अहम थीम में कौन कौन से थीम शामिल थे, मर्डर, मैडनेस, ये वाली चीज़ें। तो ये सब था, ये सब थीम्स थे। अब अगर हम सिंबल्स की बात करें और सिंबल्स की तरफ बढ़ें तो सबसे पहला सिंबल्स और मोटिव जो है वो रिलीजन है। समहाउ ये एक रिलीजियस पोम है। इसमें रिलीजन या फैक्टर इस तरह नज़र आता है कि यंग गर्ल जो कि जीसस क्राइस्ट के जो कि क्रिश्चियंस का खुदा माना जाता है, इसको अपना सब कुछ मानती है और वर्जिन मैरी यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी सारी ज़िंदगी वर्जिन रहना चाहती है। इस तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई तल्लक और रिलेशन नहीं रखना चाहती, इसलिए वो इस स्नोवी इवनिंग में अपने लॉर्ड से प्रे करती है कि उसे गोल्डन डोर्स के ज़रिए हेवन में बुलाया जाए। अब वो अपने आप को कंपेयर कर रही है, अपने आप को कैसा समझना चाह रही है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह। जो नन लोग होते हैं, जो लोग शादी नहीं करते, अपने आप को डिवोट कर देते हैं खुदा को के लिए, वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह बनना चाहते होते हैं, जो इन्होंने शादी नहीं की थी और अपने आप को डिवोट कर देता खुदा के लिए। और ये भी वही कह रही है कि मैं अपने आप को डिवोट कर रही है खुदा की तरफ और कहती है मैं शादी नहीं करूँगी और सब अचीव करना चाहती होती है अपने गॉड की जो है वो प्रायोरिटी और सब कुछ। इसलिए वो अपने गॉड से प्रे करते हैं कि उसे गोल्डन डोर्स के ज़रिए हेवन में बुलाया लिया जाए, जहाँ एक ब्राइड ग्रूम यानी क्राइस्ट उसका इंतज़ार कर रहा हो और वो सारी दुनिया को इस इनोसेंट गर्ल की वर्जिनिटी और प्योरिटी को एक्सप्लेन कर देंगे और ये उस लड़की की विश होती है। इसके अलावा पोइट अपनी इस पोम में एक नन का अपने लॉर्ड और क्राइस्ट के लिए पैशन को और उसके अपने लव को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करना, इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो वाइट कलर है। इसके अलावा टेनिसन ने अपने इस पोम में वाइट कलर को एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया है और ये वाइट मगर प्योरिटी और पीस को एग्जाम्पल, जो वाइट कलर है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल करता है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, प्योरिटी को और पीस को। वाइट कलर जो है वो अमन की निशानदाही करता है। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने जनवरी की जो फर्स्ट स्नोफॉल का जिक्र किया है, जो कि इस लड़की की प्योरिटी को शो कर रहा है। जैसा कि पहले स्नो ड्रॉप बिल्कुल पाक और साफ़ होता है, बिल्कुल इसी तरह वो 13 साल की बच्ची बिल्कुल प्योर और क्लियर थी और क्लीन थी और वो गॉड से विश करती है कि उसे वाइट ड्रॉप के जो स्नो ड्रॉप का पहला ड्रॉप था उस जैसा उसको बिल्कुल प्योर बना दे जाए। फिर उसके बाद पोइट ने वाइट लैम्प को भी सिंबल के तौर पर यूज़ किया है, जो कि प्योर होने के साथ साथ इनोसेंट भी है, क्योंकि लैम्प एक इनोसेंस की अलामत समझ जाता है और यहाँ लैम्प से मुराद उसकी वर्जिन लड़की की इनोसेंस और उसकी प्योरिटी है, जो कि अपने लॉर्ड के लिए अपने आप को प्योर रखना चाहती है और प्रे करती है कि उसको प्योर ही रहने दिया जाए, लेकिन बाद में उसको कत्ल कर दिया जाता है।
ये थी आज की हमारा टास्क, हमारी पोम जिसको हमने डिस्कस किया। उसके हमने सारे स्पेक्ट्स को देखा, उसके हमने एनालिसिस, थीम, समरी और राइटर्स के बारे में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।